Hello and welcome, my dear aspirants. So, today's daily news analysis of Arunachal Times for the date 17th November 2025. Let's begin this news analysis. So, the first news is Panchayat civic polls to be held on 15th December. ठीक है. So, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है उन्होंने जो पंचायत और आपका जो सिविक का जो डेट है यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है उसका डेट को उन्होंने नोटिफाई कर दिया है. ठीक है. सो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे. पंचायत और सिविक पोल शेड्यूल अरुणाचल प्रदेश में ये इलेक्शन होगा आपका 15 दिसंबर 2025 में अक्रॉस ऑल ओवर द अरुणाचल प्रदेश में पंचायती का इलेक्शन एज वेल एज आपका ईटानगर और पासीघाट में म्यूनिसिपल का इलेक्शन होगा. ठीक है. सो टोटल एलिजिबल वोटर्स इन अरुणाचल प्रदेश 8.31 लाख है, जिसमें 2.59 लैक्स जो आपका पंचायत के लिए होगा एंड 72,438 जो म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए होगा. साथ ही साथ ये ऐसा वोटिंग है जहां में वोमेन वोटर्स हैव आउट नंबर्स द मैन इन पंचायत. ठीक है. यानी कि वोमेन का बहुत डीपली पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है. ओके. और यहाँ में स्टेट में 27 जिला परिषद है यानी कि 245 सीट्स के लिए. उसके बाद 2103 ग्राम पंचायत यानी कि ऑलमोस्ट 8181 कॉन्स्टिट्यूशनल का अंदर में होता है. ठीक है. उसके बाद म्यूनिसिपल बॉडीज में आपका 20 वार्ड्स एंड आपका जो प्राइमरी जो वार्ड्स है वो 8 होगा. ओके. सो आपको एग्जाम के लिए अगर याद करने से 15 बहुत एग्जाम में डेट को नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जो पंचायत और म्यूनिसिपल से रिलेटेड उसी को लेके पूछा जाता है. ठीक है. सो एग्जाम का फॉर्मेट के लिए हम लोग थोड़ा देख लेंगे. आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ये पूछा जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट है जो पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट जो होता है ग्रास रूट लेवल का गवर्नेंस उसके बारे में है. ठीक है. और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एसटी यानी कि 1/3 रिजर्वेशन जो वुमेन के लिए दिया गया है होगा. साथ ही साथ ये 3 टायर रूरल लोकल बॉडीज के बारे में बताया जाता है. और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बेसिकली आपका म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होता है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसके लिए है. ठीक है. और साथ ही साथ ये दोनों अमेंडमेंट 73rd और 74 ये दोनों का जो अमेंडमेंट जो मैंडेट करता है कि एक रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन रखे ताकि ग्रास रूट लेवल का जो गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग फोल्ड रहे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है रोल एंड. अगर हम पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका रोल क्या है ना, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं. ठीक है. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोरिटी बॉडी है जो आर्टिकल 343 के एंड आर्टिकल 243 ZA के अंदर में उसको सुप्रीटेंसी देता है, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपल का पावर दिया जाता है. साथ ही साथ वो लोग के अंदर में इलेक्ट्रोल रोल्स को प्रिपेयर करने का पावर है, इश्यू पोल नोटिफिकेशन है ना, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, विड्रॉल, काउंटिंग, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये सब आपका इलेक्शन कमीशन का अंदर में होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का. ओके. सो सिविल सर्विस में इसका रेलेवेंस क्या है ये तो आपको सब पता है. प्रीलिम्स लेवल में आपका, ठीक है, प्रीलिम्स का जो लेवल होता है प्रीलिम्स में उसमें आपका 73rd और 74th ये सबको बहुत पूछा जाता है 74th लोग को. ठीक है. साथ ही साथ अरुणाचल का पर्सपेक्टिव में आपका फर्स्ट पंचायत इलेक्शन कब हुआ था है ना, साथ ही साथ आपका जो ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब से स्टार्ट हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स लेवल में पढ़ना होगा. ठीक है. और साथ ही साथ मेंस में आपको ये जो लोकल गवर्नेंस का मतलब क्रूशल क्या इंपॉर्टेंस है इन द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक पूछ सकता है ना. साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन का पावर एंड फंक्शन के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो आपको ये पढ़ना होता है. ठीक है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम GS पेपर 2. GS का जो पेपर 2 है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है. एंड रिमेंबर अरुणाचल का ये जो पंचायत इलेक्शन है दिस इज द 11th पंचायत इलेक्शन.
ये भी याद रखो, अरुणाचल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 11 पंचायत इलेक्शन है अरुणाचल का ये। डन। उसके बाद गवर्नमेंट urges media to stay steadfast in pursuit of truth एंड पब्लिक सर्विस। सी सिंस अभी इलेक्शन चल रहा है ना, हम लोग का इलेक्शन आने वाला है जो 15 दिसंबर को होगा। सो गवर्नर, आवर अरुणाचल गवर्नर जो हम लोग का स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ही हैज़ कॉल अपॉन द मीडिया, यानी कि मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। जो मीडिया होता है उसको, मीडिया यानी कि प्रेस, रोल ऑफ द प्रेस, दे आर कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सो ये गवर्नर हैज़ कॉल अपॉन reminded them of their responsibility of ensuring truth, fairness, transparency and accountability in their reporting, है ना। सो गवर्नेंस में सही रिपोर्ट देना, है ना, जानकारी रिपोर्ट देना और गलत रिपोर्ट नहीं देना या तो बायस रिपोर्ट नहीं देना, उसके लिए वो कहा है। दूसरा आपका जो अहेड ऑफ द नेशनल प्रेस डे में, जो कि आज है 17 नवंबर है ना, उसने कहा है कि मीडिया प्रोफेशनल को एक ट्रस्टवर्दी सिटीजन सेंट्रिक मीडिया इकोसिस्टम बनाना है और ऐसा सिस्टम बनाना है जो विजन ऑफ द विकसित भारत को सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो साथ ही साथ ही हैज रिमाइंडेड ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो फ्रीडम है उसके बारे में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही साथ अपना जो वैल्यूज़ है, कोर एथिकल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने रिमाइंड किया है। ओके, सो ये जो मीडिया एथिक्स एंड रोल ऑफ द मीडिया है, ये जनरली आपका मेंस का, स्पेशली फ्रॉम द मेंस में ऐसे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो जीएस का पेपर 4 होता है, ठीक है, जीएस में एक ऐसा जीएस पेपर 4 जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स पेपर में ये बहुत जो मीडिया का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। एथिकल मीडिया, एथिकल एथिक्स, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्रेजेंट डे रेलेवेंस है, मीडिया का क्या रोल है, क्या वो अपना एथिकल वैल्यूज़ में स्टैंड करता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। एथिकल जर्नलिज्म जिसको हम बोलता है, ठीक है। सो उसमें एक्यूरेसी, इम्पार्शलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ सेंसेशनलाइजेशन, ये सब पब्लिक का इंटरेस्ट में, पब्लिक का ट्रस्ट को मेंटेन करने में रखना है, ठीक है। तो ये मीडिया फर्टर्निटी से रिलेटेड है और जीएस पेपर 4 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका जो एसे है, एशिया में भी एसे में आपको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में लिखने के लिए बोल सकता है, तो आपको ये टॉपिक को थोड़ा अपना को फेमिलियराइज करके पढ़ना होगा, ठीक होगा। सो एग्जाम का रिलेवेंस यही में हम बताया है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है सिंस टाइम, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो ब्रिटिश समय में है ना, आपका जो ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश इरा में किया था, ठीक है, ब्रिटिश एरिया में क्या था, प्रेजेंट टाइम में क्या है होगा, ये सब आपको देखना होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेज डाउन स्टोन फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन कोम्बो इन वेस्ट सियांग, ठीक है। सो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वो यहाँ आया नहीं है लेकिन बाय ऑनलाइन जो होता है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बोलता है उसको हम, थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल जो कोम्बो में है उसका इनाग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया है। सो सच फाउंडेशन इट विल स्ट्रेंथन द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज अंडर यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विच विल फोकस ऑन quality education, residential facility and holistic development for the ST student in those remote areas, ठीक है। holistic development मतलब ये holistic का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है आप इसको पढ़ना है एग्जाम में। holistic education क्या हो सकता है, holistic reformation क्या हो सकता है, ऐसा रिफॉर्मेशन जहाँ में आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको अदर एक्स्ट्रा करिकुलम फील्ड्स में भी आपको डेवलप कराना, स्किल डेवलप कराना, ठीक है। सो ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का एफर्ट होता है, एफर्ट्स टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ के टुवर्ड्स बैन करता है ट्राइबल वेलफेयर्स के लिए, है ना। साथ ही साथ एजुकेशनल गैप जो जोग्राफिकली आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड रीजन्स में है, वो लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है।
सो ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये फुल्ली आपका फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल स्कूल्स होगा, है ना, जहाँ में फ्री एजुकेशन मिला जाएगा फ्रॉम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक होगा। उसके साथ साथ यहाँ में एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली आपका जो ट्राइबल डोमेन एरिया है वहाँ में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जी भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट ये होलिस्टिक का ही पार्ट है, ठीक है, होलिस्टिक एजुकेशन के पाथ ही है ये होगा। उसके बाद यहाँ में आपका ट्राइबल सब प्लान के अंदर में ये आ जाता है। और ये नेशनल एजुकेशन गोल ऑफ 2020 के अंदर में जहाँ में एजुकेशनल इक्विडिटी एंड रीजनल और सोशल डिस्पेरिटी को रिड्यूस करके एजुकेशन गोल, सस्टेनेबल एजुकेशन गोल के टुवर्ड्स ये जाता है। ओके, सो इसका रेलेवेंस फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एजुकेशन इन द ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूछा जा सकता है आपको, है ना। एजुकेशन को कैसे इंक्लूसिव कर सकता है फॉर द रिमोट एरिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और साथ ही साथ एजुकेशन पॉलिसीज़ आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली जो आइसोलेटेड रीजन है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट उसके बारे में पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन में क्या स्टैंड है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कंगरी ग्लेशियर एक्सपेडिशन अचीव्स की ब्रेक थ्रू। ओके, सो आपका फोर्थ कंगरी ग्लेशियर साइंटिफिक एक्सपेडिशन हो रहा है ना, जो कि आपका 8 से लेके 14 नवंबर तक हुआ है। तो यहाँ में एक फर्स्ट एवर ये एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द हाई रिस्क दरका शो ग्लेशियर लेक के बारे में उन्होंने मार्क किया है। और साथ ही साथ यहाँ में एक्वाटिक लाइफ एट 20 मीटर डेप्थ इन रानी लेक इन तवांग उसको वो फाइंड किया है, ठीक है। सो रिमेंबर, ये जो रानी लेक ये जनरली जीके जीएस में आपको पूछा जा सकता है, रानी लेक अरुणाचल में कहाँ मिलता है, ये एक प्रीलिम्स का पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। वो आपका तवांग में है, ठीक है। और वहाँ में 20 मीटर डेप्थ यानी कि पानी के अंदर में एक्वेटिक लाइफ मतलब डिस्कवर किया गया है। और ये एक जॉइंट एडवेंचर है जिसको अरुणाचल प्रदेश, है ना, अलोंग विद द आपका मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस के साथ इसको किया है, जिसमें वो लोग ग्लेशियर का डायनामिक्स के बारे में, है ना, क्लाइमेट चेंज उसका इम्पैक्ट के बारे में, वाटर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी के बारे में, स्पेशली फॉर द ईस्टर्न हिमालय जो सब रीजन है उसके बारे में किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये मिशन आपका 2023 में स्टार्ट किया गया था, है ना। और ये एक लॉन्ग टर्म ग्लेशियर मॉनिटरिंग डाटाबेस सेट है जहाँ में आपका क्रायोस्फेरिक रिसर्च किया जाता है। ये जो क्रायोस्फेरिक मतलब ना जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होता है ना, बिलो 0 डिग्री, जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होता है ऐसे -144 -100 डिग्री ऐसा, तो उसको हम आपका क्रायोस्फेरिक रिसर्च बोलता है। साथ ही साथ हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, वाटर का स्टडीज, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये सब आपका हिमालयन क्लाइमेट के वल्नरेबिलिटी का अंदर आता है। और ये जो स्टडी है ये आपका जो मॉनिटरिंग डाटाबेस है उसमें इसके बारे में मतलब स्टडी किया जा रहा है। सो ये जो एक्सपेडिशन है ये एक ऐसे एक्सपेडिशन है जो लॉन्ग टर्म डाटाबेस सेट मॉडल वो बना सकेगा, है ना। और ताकि साथ ही साथ जितना भी इंफॉर्मेशंस आपका ग्लेशियर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, और हिमालयन एक बहुत सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी जोन है उसका इंफॉर्मेशन है, और पोटेंशियल रिस्क सिस्टम, अर्ली वार्निंग साइट, उसके बारे में वो लोग मतलब डिस्कवर कर रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपका इकोसिस्टम रिजिलेंस जो एक्वेटिक लाइफ वहाँ में सस्टेन होता है, क्लाइमेट लिंक बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, उसके बारे में वो लोग स्ट्रेटजीज और सेटअप बनाया है मॉडल्स के बारे में, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग हिमालयन का वल्नरेबिलिटी के बारे में वी हैव टू स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका जीएस पेपर 1 में, और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बोथ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द मेंस। ओके, सो यहाँ में आपका जैसे हिमालय एक क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है ना, तो यहाँ में बहुत सा कुछ देखने मिलता है आपको। परमाफ्रोस्ट देखता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल ग्लेशियल लेक देखने को मिलता है, रैपिड ग्लेशियल रिट्रीज देखने को मिलता है ना। तो ये जो हिमालयन वल्नरेबिलिटी एक बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ना। सो उसमें क्या मिटिगेशन कर सकता है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये पॉसिबल क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ
ये जो ग्लेशियर्स होता है ये किस तरह से फ्लैश फ्लड्स है ना और लैंडस्लाइड ये सब को फॉर्म करता है, ठीक है। तो हिमालयन का वल्नरेबिलिटी में दूसरा क्वेश्चन उसका वाटर सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी है ना, और साथ ही साथ लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल जो ग्लेशियर फेड रिवर में रहता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। होगा। उसके बाद दूसरा हिमालयंस का जो वल्नरेबिलिटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वार्मिंग टेम्परेचर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट जो पड़ रहा है, जो आपका स्नोफॉल टू वाटरफॉल रेशियो को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में पूछ सकता है ना। साथ ही साथ अर्ली स्नो मेल्ट के बारे में पूछ सकता है, फ्रॉस्ट के बारे में, मॉनसून है ना। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म रन ऑफ जो होता है आपका वाटर शॉर्टेज की वजह से उसके बारे में पूछ सकता है। और वो आगे जाके हिमालयन जो बेल्ट में जो सेंसिटिव जोन में जो पीपल रहता है वो लोग को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, वो लोग का जो डे टू डे लाइफ इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट करता है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है हिमालय से वो होता है आपका ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, है ना। सो आपका जैसे कि जो आइस बैरियर्स लोग, फ्रेजाइल आइस बैरियर, वो सबको ओवर ही एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटी करने से किस तरह से आपका कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स होता है, जहाँ में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स होता है, और ये कितना रिस्क होता है, साथ ही साथ ये माउंटेन सेटलमेंट्स को कितना इम्पेक्ट करता है। और जैसे अभी ये इश्यू जो है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में हर एक सेक्शन में हाइड्रो पावर डैम का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। वो हाइड्रो पावर डैम उसका जो कोर जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ओरिजिन स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज कर रहा है, और वो आगे जाके ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट दे सकता है, जो कम्प्लीटली हाफ ऑफ द अरुणाचल और उसका जो नेबरिंग स्टेट है असम और साथ ही साथ नेशंस लाइक बांग्लादेश, वो सबको कम्प्लीटली वाइप आउट करने का कैपेसिटी रखता है। सो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशली अरुणाचल में जो डैम बन रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important and sensitive issue. So such issues को गवर्नमेंट का प्रॉपर एथिकल और प्रॉपर मतलब मिटिगेशन करना ज़रूरी है बिफोर मेकिंग ऑफ दोज डैम्स। जैसे हो गया आपका सियांग डैम का इश्यू आप ले लीजिए, ठीक है। सो आगे जाके जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी के हिसाब से वो नेचुरल चीज़ है जो जैसे भी बढ़ के अपना ही ओरिजिन वे में वो आ सकता है। जैसे भी मतलब ज़माना से एक फोक टेल का स्टोरी होता है, रिवर हमेशा अपना जो ओरिजिन रास्ता है उसको फिर ढूंढ के वो वापस आता है। देयर इज ए फ्लॉकटेल स्टोरी अबाउट दैट इन अरुणाचल प्रदेश। सो वैसे ही जब आप रिवर को कर्व करके हाइड्रो पावर डैम बनाएगा फॉर द डेवलपमेंट, वो रिवर वंस मे बी आफ्टर 1000 years, मे बी आफ्टर 100 years, बट इट विल फाइंड उसका अपना जो रास्ता है उसी ओरिजिनलिटी में वो वापस आएगा। तो सच समय में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट अगर हो जाने से वो जितना परसिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को प्रॉपर मिटिगेशन एंड रेगुलेशन के साथ करना है इसको। सो एग्जाम में इसका रेलेवेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के आते हैं अंदर में आता है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड ये क्या है वो बोल सकता है। क्लाइमेट इंड्यूस हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बता सकता है। दूसरे आपका जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जितना इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर लोग को आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स लेवल में। सो आपको पढ़ना होगा ये लोग को, ठीक है। नेक्स्ट रीजनल वर्कशॉप on SNA spurs and strengthening of financial management system अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके, वाइब्रेंट विलेज का जो पॉलिसी है उसके अंदर में। सो ए 2-day रीजनल वर्कशॉप बस हेल्थ फॉर अंदर PMGS है ना, जहाँ में ये तवांग में हुआ है, जहाँ में वो लोग मेन फोकस है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, सो ये ऑफिशियली आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसको प्रिसाइड किया है अलोंग विद द स्टेट RWD डिपार्टमेंट्स, है ना। और यहाँ में बहुत सा जो मल्टीपल फ्रैगमेंट अकाउंट्स है उसको एक यूनिफाइड सिंगल अकाउंट नोडल एजेंसी का स्पर सिस्टम के थ्रू उन्होंने बनाने का मतलब बनाया है, ताकि वो एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द फंड एंड एक्सपेंडिचर वो रख सके, यानी कि बहुत एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। और ये आपका PMGS जो रोड है उसके सपोर्ट में साथ साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंदर में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सो आपका ये जो
एसएन स्पर्स सिस्टम जो है, ये स्पर्स सिस्टम में मेजर रिफॉर्म आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इस मल्टीपल स्कैटर्ड बैंक अकाउंट है उसको सिंगल यूनिफाइड नोडल अकाउंट बनाना, ताकि एक ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल फंड ट्रांसफर को देख सके, है ना, साथ ही साथ एक रियल टाइम मॉनिटरिंग को रख सके, ठीक है। उसके साथ साथ रिड्यूस इन द फंड लीकेज, है ना, एवरी जो एक एक रुपया हर एक प्रोजेक्ट जगह में पहुंच सके, ये उसका टारगेट है, ठीक है। उसके बाद पीएमजेएस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो आपका जितना भी रोड है ऑल वेदर रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए वो लोग बनाया है। और यहाँ में एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फंड फ्लो प्रिडिक्टिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब रखा है, ठीक है। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस रिफॉर्म्स रखा है, ताकि जितना हो सकेगा मिनिमम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देखने को मिलेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है, और साथ ही साथ ये आपका एथिक्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो इसको आपको पढ़ना है। और दूसरा दिस वन, ऑडिट, डायरेक्ट ऑडिट सिस्टम, ऑडिट रेडी सिस्टम क्या है, ओके। सो एग्जाम का रिलेवेंस में, जैसे आई हैव टोल्ड यू, जीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जीएस पेपर 3 में आ जाता है, गवर्नेंस जो जीएस पेपर 2 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सब क्या है, पीएमजीएस ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज क्या है, ये सब आपका मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और प्रीलिम्स में ये लोग को कब से लागू किया ये पूछा जा सकता है, ठीक है। Congo and Rwanda begged M23 rebel signed framework for the peace deal, but the tension remained. So recently, आपका Congo and Rwanda government, they have begged M23 rebels, वहाँ में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के साथ साइन किया गया है आपका दोहा में, ठीक है, दोहा में, जिसको इट वाज मीडिएटेड बाय कतर गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ में एक फ्यूचर पीस प्रोस्पेक्टिव के बारे में उन्होंने एक नेगोशिएशन रखा है, होगा, दो इट इज़ नॉट द मेन फाइनल पीस डील, लेकिन वो लोग कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश किया गया है। सो ये जो ईस्टर्न कॉन्गो का कन्फ्लिक्ट वो अभी भी बहुत वॉलेटाइल है ना, और उसमें करीबन अराउंड 7 मिलियन का डिस्प्लेस हो गया है। तो M23 कंट्रोलिंग की सिटीज़ लाइक गोमा एंड Bukavu, making it one of the world's most complex humanitarian crises. So they have joint rebel held areas को एक joint venture में वो लोग डालने के लिए कोशिश किया है कि एक परमानेंट सीज फायर का स्टेप ले और दोनों साइड से एक पीस मेंटेन हो, ठीक है। सो ये जो कॉन्गो रवांडी टेंशन, रवांडा जो टेंशन है, ये एक एथनिक है, साथ साथ मिनरल कंपटीशन के वजह से, स्पेशली कोल्टन, कोबाल्ट, गोल्ड और क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट का वजह से ये जो इश्यू जो राइज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ में आपका जो ग्रेट लेक रीजन का एरिया है, इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और इलीगल माइनिंग होता है। सो बोथ द गवर्नमेंट्स आर मेकिंग एन एफर्ट कि वो मिल के यहाँ में एक पीसफुल सॉल्यूशन, एक परमानेंट प्रोलॉन्ग पीसफुल सॉल्यूशन लेके आए, ठीक है। सो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस कीपिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, सिंस मोर देन 7 मिलियन, है ना, पीपल आर डिस्प्लेस और बोथ द साइड्स आर फेसिंग द क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस। सो एक एफर्ट अंडर द दोहा में ये एफर्ट को मतलब साइन को किया है, पीस ट्रीटी दोनों मिल के साइन कर रहा है, ठीक है। सो इसमें इंटरनेशनल जो स्टडीज़ होता है आपका सिविल सर्विस में, स्पेशली जीएस पेपर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पीस नेगोशिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और रोल ऑफ जो मीडिएटर होता है वो क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। साथ ही साथ अफ्रीकन जियोपॉलिटिक्स के बारे में, यूएन का पीस एफर्ट के बारे में, और दूसरा इंडिया का क्या एंगेजमेंट हो सकता है आपका ग्रेट लेक्स रीजन। ग्रेट लेक रीजन मतलब आपका अभी कॉन्गो और रवांडा का रीजन को ही बोल रहा है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑयल इंडिया सस्टेन कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ रुपीज 9,175 करोड़। सो ऑयल इंडिया दे हैव पोस्टेड दैट ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, यहाँ पे वो लोग का डिस्पाइट द ग्लोबल क्रूड प्राइस कम होने के बावजूद भी वो लोग का टर्नओवर ये साल 9,175 करोड़ हुआ है, जो बताता है कि इंडिया का जो अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर का
रेजिलियंस यानी कि ग्रोथ के बारे में वो बता रहा है, ठीक है। सो ये इतना उसका अमाउंट के बारे में यहाँ में है, यहाँ में होगा। उसके बाद ये सिविल सर्विस में इसका रेलेवेंस क्या है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बता सकता है ना। एनर्जी, ये जो ग्लोबल ऑयल मार्केट का वॉलेटिलिटी में इंडिया का क्या मतलब रैंक है, इंडिया का क्या स्टेटस है, वो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑयल इंडिया उसके बाद ऑयल इंडिया का जो टर्नओवर है वो डिस्पाइट द ग्लोबल मार्केट में अभी फिलहाल ऑयल का बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है, फिर भी ये जो ऑयल इंडिया का जो एक बहुत बेहतरीन टर्न ऑफ जो इंडिया को एक ऑयल का नेशन में एक ग्लोबल स्टैंड देता है, उसका बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। साथ ही साथ ये इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है ना, उसके बारे में वो बता सकता है, फिजिकल प्लानिंग को इफेक्ट कर सकता है ये बताता है, ठीक है। सो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी सेक्टर है वो किस तरह से ओवरऑल इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट मार्केट रहता है, एक ऐसा मार्केट जो डेवलप्ड नेशंस लाइक चाइना और यूएस के लिए एक बहुत बेहतरीन मार्केट रहता है। तो उसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट रहता है, इंडिया का ऐसे ऑयल का फिजिकल स्टेबिलिटी होने से वो बाकी नेशन में क्या इफेक्ट रह सकता है, बाकी मार्केट में क्या इफेक्ट रह सकता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। साथ ही साथ फिलहाल अभी जैसे मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है ना, उसके बाद आपका ओपेक डिसीजंस जो चेंज हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, और सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है यूरोपियन नेशंस के साथ, उसमें इंडिया एक ऑयल नेशन, ऑयल का प्रॉफिटेबल टर्न ऑफ जो इंडिया को क्या स्टैंड में लेके आता है ग्लोबल मार्केट में, उसके बारे में बताता है, ठीक है। सो एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस का इन्फ्लेशन किस तरह से आपका अदर सोर्सेस ऑफ जो इकोनॉमिक एनर्जी होता है, स्पेशली जैसे कि आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। सो आपको वो पर्सपेक्टिव से ऑयल एनर्जी जो होता है उसको पढ़ना होगा, ओके। सो नेक्स्ट है स्टडी रिवील्स ब्रेक थ्रू इन ट्रीटिंग चिल्ड्रेन विद सिकल सेल डिजीज बाय स्टेम सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये आपका सन एडिशन में, ठीक है। सो ये एडिशन में ए मेजर एडवांसमेंट इन इंडियाज पब्लिक हेल्थ, स्पेशली जो रेयर डिजीज जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में दिखाया गया है कि 96% सक्सेस रेट मिल रहा है अगर सिबलिंग का मैचिंग स्टेम सेल मिलता है तो उससे सिकल सेल का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये जो सिकल सेल एलिमिनेशन जो मिशन है जो इंडिया जो उसको टारगेट करके कर रहा है, स्पेशली फॉर द ट्राइबल एंड हाई बर्डन पॉपुलेशन के लिए, यहाँ में जो सिकल सेल डिजीज है उसको अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रांसप्लांट है ना, साथ ही साथ इम्प्रूव टर्शरी केयर करने से ये जो सिकल सेल डिजीज है उसको वो ओवरकम कर सकता है, ठीक है। और ये डिजीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही वो लोग अचीव करता है, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत का स्कीम के अंदर में एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्पेशली फॉर द सिकल सेल चिल्ड्रन के लिए ये एक सक्सेसफुली प्लान किया गया है और ये इसका सक्सेस रेट देखने को मिल रहा है, ओके। सो सिकल सेल एनीमिया होगा, अगर हम देखें सिकल सेल एनीमिया ये एक ऐसे बीमार है जहां में आपका जो आरबीसी होता है, ओके, आरबीसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो ऐसा सिकल शेप हो जाता है, लाइक दिस, सिकल ऐसा सिकल शेप ऐसे कर्व हो जाता है, लाइक दिस कर्व, इस तरह से वो सिकल का शेप हो जाता है, इसलिए हम इसको सिकल सेल बोलता है, ठीक है। सो ज़्यादातर इंडिया में सेंट्रल इंडियन ट्राइबल बेल्ट्स होता है जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सा ट्राइबल मतलब जो डोमिनेटेड बेल्ट में ये बीमार देखने को मिलता है। सो इसीलिए ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक थ्रू है, ये बेसिकली नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशंस के अंदर है, जहाँ में जितना हो सकेगा थ्रू स्टेम ट्रांसप्लांट ये जो डिजीज है इसको चेंज कर सके, मतलब ओवरकम कर सके, ठीक है। सो यहाँ में आपका ये सिस्टम में आपको क्या चाहिए होता है, डोनर का मैचिंग करता है, बहुत हाई कॉस्ट केयर है, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो आपका एक अफोर्डेबल रेंज में और डोनर ज़्यादातर सिबलिंग्स होता है वो बेस में गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रहा है अंदर सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंदर में, ओके। सो यहाँ में अर्ली स्क्रीनिंग का थ्रू, स्पेशली न्यूबॉर्न को अर्ली स्क्रीन का थ्रू, ये जो जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू, अर्ली स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू इसको हम लोग मतलब डिटेक्ट करके इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है।
सो रेलेवेंस में आपका जो सिकल सेल एनीमिया जो कि जेनेटिक डिजीज है उसके बारे में आपको मतलब पब्लिक हेल्थ में वो क्या कर सकता है उसका बारे में हम लोग पढ़ सकता है। और प्रीलिम्स का जो ये जो पर्सपेक्टिव में सिकल सेल एनीमिया क्या है ना, वो किसको इफेक्ट करता है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। रिमेंबर वो आरबीसी को करता है और वो आरबीसी कर्व हो जाता है इसमें, है ना। नेक्स्ट है ओनली 1 in 3 adults with diabetic receive treatment in Southeast Asia according to World Health Organization। सी सो आपका जो राइसिंग जो डायबिटिक का बर्डन है ना, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट का गैप है स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, उसका रिकॉर्ड ये बनाया है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 279 प्लस मिलियन एडल्ट लोग डायबिटीज के साथ रह रहा है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में, और उसमें से 1 in 3 सिर्फ ट्रीटमेंट रिसीव करता है और अदर्स लोग ऐसे ही गैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इट हैज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्ट्रेस अबाउट लाइफ कोर्स बेस्ड मैनेजमेंट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन, ओल्डर एडल्ट्स, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल टू इंसुलिन, है ना, मॉनिटरिंग डिवाइस एंड एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल वो लोग के लिए इजीली एक्सेसिबल हो सके, ठीक है। उसके बाद रीजनल पॉलिसी जैसे आपका सी हार्ट पॉलिसी, कोलंबो कॉल फॉर द एक्शन, ये सब बहुत सा रीजनल मतलब पॉलिसीज डाला गया है ताकि वो आपका जो डायबिटीज कंट्रोल कर सके स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में। सो तो इसमें अगर हम देखें आपका सी हार्ट एंड कोलंबो कॉल फॉर द एक्शन, ये लोग एक रीजनल पुश है जिसको आपका नेशनल ये कंट्रोल जो सिस्टम होता है वो डालता है, और यहाँ में जितना भी आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीडियर, उसका मेडिसिन, है ना, और उसका काउंसलिंग एक्सेसिबिलिटी, ये सब आपका एवरी रीजन में प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ में एवरी सेक्शंस और एवरी रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को ईजिली नॉट नॉर्थ ईस्ट, एवरी रीजन्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशंस को ईजी एक्सेसिबल मिले रिगार्डिंग द डायबिटीज डिजीज। ओके, सो इवन इन इंडिया में भी आयुष्मान भारत और हेल्थ एक्सेस के अंदर में पीएमजे के अंदर में यहाँ में बहुत सा क्रोनिक डिजीज स्पेशली डायबिटीज़ जैसा को आपको टर्शरी केयर भी प्रोवाइड किया गया है, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर में अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग एट ग्रासरूट लेवल भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, यहाँ में भी पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग दिया गया है, कम्युनिटी अवेयरनेस, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया है स्पेशली फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ ये सब भी इंडिया में बहुत फैला हुआ है इसके लिए। सो एग्ज़ाम का फॉर्म में आपका ये जो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर गैप्स इन द हेल्थ केयर के बारे में पूछ सकता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल हेल्थ इनिशिएटिव ये सब के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिसी एंड गवर्नेंस किस तरह से हेल्थ सेक्टर में कितना तक इम्प्लीमेंट होता है, प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। यूरोप एंड इंडिया डिपेंडेंसी, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपका इससे लिया गया है, मतलब रीडर्स फोरम से, ठीक है। तो रीडर्स फोरम में तो रिसेंटली आपका जितना भी वर्ल्ड वाइड इफ़ यू हैव सीन बहुत सा स्ट्रेटजीज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ में शिफ्ट फ्रॉम द कॉन्फ्रंटेशन टू स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग, ये आपका फिर से री रिस्किंग एंड डीकॉपलिंग ये रिपीट है, ठीक है। ये जो रीडर्स फोरम में ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है ये फिर से मतलब रिपीट किया गया है। ये यूरोप का डिफेंसिव मेजर वर्सेस इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक प्लूरलिज्म है उसके बारे में। यूरोप रिसेंटली बहुत सा रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव टूल्स वो डाला है, साथ ही साथ इंडिया खुद भी बहुत सा अपना जो स्ट्रेटेजिक है उसको प्लूरलिस्टिक स्ट्रेटेजीज बनाया है ना, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज वो रखा है, ये उसके बारे में है, ठीक है। तो अगर ये न्यूज़पेपर आपके पास है तो ये एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये रिपीट किया गया है। सो ये आपको इंटरनेशनल पोजीशन में स्पेशली फॉर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया का बहुत सा प्लूरलिस्टिक स्ट्रेटजी में
आपका जो इंडिया का आत्मा भारत निर्भरता है ना, उसके बाद डिजिटल कॉर्पोरेशन, अफ्रीकन गल्फ पार्टनरशिप, ये सब इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है, उसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना। सो यूरोप का जितना रेगुलेशन जो चेंज हो रहा है, रिमेंबर इंडिया का उतना ही उसका डिप्लोमेसी पॉलिसी विद द नेबरिंग स्टेट इंडिया भी चेंज कर रहा है। ये वही स्लाइड का रिपीटिशन है। उसके बाद एग्जाम फॉर्म में इसका इंपॉर्टेंस, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ग्लोबल सप्लाई चेन पॉलिटिक्स के बारे में आपको पूछ सकता है ना। साथ ही साथ डिपेंडेंसी ऑन द रॉ मटेरियल स्पेशली उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक बैलेंस और कोऑपरेटिव मल्टीपोलरिटी, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मल्टीपोलरिटी, ये जो है मल्टीपोलरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन या तो इंडिया एंड चाइना, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, सिटी कोस अंडर फायर, ये भी आपका सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। तो ये एक्सट्रैक्ट में यू कैन सी, ये जो एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपका न्यूयॉर्क में जो मेयर इलेक्शन हुआ है उससे लिया गया है, जहाँ में पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का फॉर्मेशन के बारे में वो बताता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन में आपका जोरन ममदानी, द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी, वो बना है, जिसका मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट जो मेन मोटो जो प्रोग्रेसिव एंड सिटीजन फर्स्ट पॉलिसी वो रखा है। ठीक है, सो उसका एजेंडा में अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंट कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसिट इंफॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो बताया है, जहाँ में वो राइजिंग इनइक्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बारे में उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि वो उसको टैकल करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जितना भी आपका इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट पावर, फेडरल डिपेंडेंसी है ना, वो सब के बारे में, और हाई अर्बन कॉस्ट लिविंग उसके बारे में वो टैकल करने का कहा, मतलब एफर्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव रखा है। ठीक है, सो उसके बाद आपका ये जो मॉडल है, यहाँ में अर्बन रिफॉर्म्स और उसके बारे में वो बता रहा है। ठीक है, सो ये उसका ही है। तो ये जो न्यूयॉर्क का जो मॉडल है वो अर्बन रिफॉर्म्स इन इंडिया और यूरोपियन यूनियन को किस तरह से इफेक्ट करता है, और उसका जो पॉलिसी शिफ्ट होने से आपका ग्लोबल में जैसे हाउसिंग रिफॉर्म, पब्लिक सर्विस होने से और इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट होने से किस तरह से इंडिया का मतलब इंडिया भी किस तरह से सिमिलर सिचुएशन को जो फेस कर रहा है और वो कैसे एक इंडिया के लिए एग्जाम्पलरी बन सकता है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो एग्जाम फॉर्म में आपको अर्बन गवर्नेंस ने स्पेशली हाउसिंग, रेंट कंट्रोल, पब्लिक सर्विस, ये सब पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक इश्यूज में इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, फिस्कल फेडरलाइजेशन, ये तो पूछ चुका है ना। फिस्कल फेडरलिज्म जो है, ये फिस्कल फेडरलिज्म, ये इस बार जीएस पेपर 3 में ये मेंस का पूछा है आपको। 2024 का जो मेंस था उसमें पूछा गया है फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से टर्म को एग्जाम फॉर्मेट के लिए पढ़ना होगा। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे है, हु इज हेल्पिंग यू डोंट फॉरगेट देम, हु इज लविंग यू डोंट हेट देम, हु इज बिलीविंग यू डोंट चीट ऑन देम। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये स्वामी विवेकानंद का है ना, और इसका मतलब आप पढ़ते ही समझ जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग ये इसको अपना लाइफ में यूज करें। सो नेक्स्ट जो है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू यही जो आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उससे जितना पॉसिबल एमसीक्यूज स्पेशली करंट अफेयर्स के फॉर्म में कैसे आ सकता है उसका कुछ एमसीक्यूज हम बनाया है। लेट्स सी which of the following best explains the global significance of the New York mayor election discussed in the news। तो ये जो क्या कौन सा बेस्ट है उसमें से, इट इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिबेट ऑन अर्बन अफोर्डेबिलिटी, पब्लिक वेलफेयर एंड गवर्नेंस मॉडल, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Question number 2. Glacial lake outburst flood mentioned in today's climate-related news are primarily triggered by, ये होगा आपका collapse of the moraine यानी कि collapse of the ice dam containing glacial lakes। Obviously glacial outbursts तो वही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, Sea hearts referred in one of the today's topic primarily focus on, sea heart क्या है, ये तो regional strengthening है साउथ ईस्ट एशिया फॉर द हेल्थ इमरजेंसी। रिमेंबर सी हार्ट जो हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड है, हेल्थ। ठीक है, सो ये है ओके आपका सिकल सेल हेल्थ था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following components correctly matches with the key feature of India's major health scheme? तो इनमें से मेजर हेल्थ स्कीम में आपका नेशनल पॉलिसी फॉर कैंसर, डायबिटीज, ये सब तो आपका बी है ना. टारगेट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. The article on rising global energy prices and India's strategic response highlights which key challenge. ठीक है, तो ये कौन सा की चैलेंज को हाईलाइट करता है? इंडिया का जो वल्नरेबिलिटी है टू ग्लोबल ऑयल मार्केट फ्लैक्चुएशन, जो उसका इम्पैक्ट, जो उसका इंपोर्ट कॉस्ट को और सप्लाई स्टेबिलिटी को मार्क करता है. ठीक है, उसके बाद थैंक यू. हम लोग इतना ही क्वेश्चन बनाए हैं आज का एब्स्ट्रैक्ट से. सो आई होप आपको समझ में आया है. ठीक है, और कुछ कुछ बहुत सा इंपॉर्टेंट टर्म्स आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपको देखने को मिला है, काइंडली उसको गो थ्रू करिए. ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप लोग ये नंबर में मैसेज कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.